आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। हमने एक सर्कुलर सिलेंडर लेना है। आपने सिलेंडर की शेप देखी होगी और इसकी लेंथ इनफाइनाइट लेनी है। इनफाइनाइट मतलब इसकी लेंथ आपकी इन्फिनिटी को टच करेगी दोनों तरफ से, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिलेंडर लेंगे एक जिसका रेडियस होगा कैपिटल आर, और इसके जो एक्सिस है, सिलेंडर की एक्सिस जहाँ सेंटर से हम जो पास करती है उसके ऊपर हम करंट को रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने करंट दिया हुआ है इसको एक्सिस के ऊपर और इसका रेडियस कैपिटल आर लिया हुआ है। हमने 2 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, एक इस सिलेंडर के बाहर पी पॉइंट पे और एक इस सिलेंडर के अंदर पी पॉइंट पे। तो दोनों को पी पॉइंट लिया गया है। हम दोनों रेडियस को स्मॉल आर ही कंसीडर करेंगे। बाहर वाले डिस्टेंस को भी स्मॉल आर बोला गया और अंदर वाले को स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग केसेस हैं। तो हम डिस्टेंस पॉइंट पी को क्या लेंगे, आप स्मॉल आर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो केस 1 में हमने क्या किया, एक पॉइंट पी ले लिया आउटसाइड द सिलेंडर, ठीक है। अब आपने देखा है, मैंने आपको बताया राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर आपका करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ को है तो सर्कुलर रिंग्स आपके क्या देंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक सर्कुलर रिंग हमने पी पॉइंट के चारों तरफ बना लिया जिसको हम एम्पीरियन लूप कहते हैं। एम्पीरियन लूप कहेंगे तो इसके अंदर आप देखते हो कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से आपका जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री। फिर हम क्या करते हैं, एम्पियर्स सर्किटल लॉ इसमें यूज करेंगे, बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई। एंगल 0 है इसलिए बी डी एल हो जाएगा और बी आपका क्या होगा, डी एल। बी तो आपका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म रहेगा उस पॉइंट पे पूरे सर्कल के ऊपर। तो आपने डीएल की लेंथ देखनी है। अब सर्कल की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर। ये मैंने कल भी आपको बताया था। म्यू नॉट आई आपका करंट हो गया। तो यहाँ से बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। तो यहाँ पे आप देखते हो मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का रिलेशन कैसा है, इनवर्स। मतलब जितना आर, ये डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होती जाएगी बाहर की तरफ सिलेंडर की वजह से, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है कि अगर पी पॉइंट आपका अंदर की तरफ लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पी पॉइंट आपका कहाँ लाई कर रहा है, सिलेंडर के अंदर, ठीक है। सिलेंडर के अंदर और रेडियस हमने स्मॉल आर ही इसको दोबारा से कंसीडर किया। स्मॉल आर इसकी लेंथ ले रहे हैं हम, और एल ये हमने सर्कल को नाम, एम्पीरियन लूप को एल नाम दिया हुआ है इसके अंदर। तो अब आप क्या करते हो, इसमें 2 केसेस बनते हैं। अगर तो आपके सरफेस पे ही करंट है तो उस केस में तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर होगा वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि करंट आपका पूरी बॉडी के ऊपर, उसके सिलेंडर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये कहता है कि जितना बाहर, अगर एरिया तो ये है, अगर कैपिटल आर लेते हैं आप रेडियस, तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर पे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो टोटल करंट होगा आई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो आपका सर्कल छोटा सा है, जबकि आर के कंपैरिजन जो आपका रेडियस है, सिलेंडर का अपना सर्कल है, ये वाला हुआ सिलेंडर का अपना सर्कल, ठीक है। इतने सर्कुलर सरफेस पे आपका करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैपिटल आई है। लेकिन अगर मैं इस सर्कल को छोटा कर देता हूं, मतलब ये सिलेंडर आपका इतना सा बन जाएगा छोटा सा, तो इसके अंदर आपकी करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। टोटल करंट आई है वो पूरी तरह, मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, इस सारे सिलेंडर में आई करंट भरा हुआ है, ठीक है। तो जब आप छोटा सा सर्कल लोगे तो उसके अंदर उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपका टोटल करंट है आई। तो अगर आप उसके अंदर चले जाते हो तो छोटे से उसके अंदर एरिया के अंदर आपका करंट भी कम हो जाएगा। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट रिलेशन आपने याद रखना है। आई डैश उस छोटे से सिलेंडर के अंदर करंट किसके बराबर होगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर उसका एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर उस छोटे से सिलेंडर का एरिया, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फिर वही बी डॉट डी एल, लेफ्ट साइड वैसे ही चलेगी सेम, लेकिन यहाँ पे आपका म्यू आई डैश, म्यू क्या हुआ, म्यू नॉट तो है जब आपका एयर है, ठीक है। एयर में आपका म्यू नॉट है, लेकिन अब आप सिलेंडर के अंदर हो तो आपका परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम आ जाएगा। तो उसको म्यू कर देंगे हम, म्यू आई डैश, तो म्यू आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा म्यू आई आर, ठीक है। म्यू आई आर, ये अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ देखते हो कि बी की रिलेशन आर के साथ कैसा है, डायरेक्ट। तो यहाँ देखेंगे ये हुआ सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जाते हैं तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और सिलेंडर के बाहर जाते हैं तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी, तुम्हें सरफेस के ऊपर मिलेगी, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। इससे बाहर जाते हो तब भी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, और इस सरफेस से अंदर जाते हो तब भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो
तो ये दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान में रखनी है। ये इसका डायग्राम है जो आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सोलिनॉइड की। एक और आपके पास टर्म आ गई सोलिनॉइड। जैसे आपने बॉल पेन में स्प्रिंग देखा होगा, जो हम पेन में यूज करते हैं, स्प्रिंग की शेप कैसे होती है, हेलिकल पाथ बना होता है उसका, ठीक है। तो वो स्प्रिंग आपका सोलिनॉइड रहता है, ठीक है। और ये सोलिनॉइड है, इसमें जो रिंग होते हैं बने हुए छोटे छोटे से, ये सारे इंसुलेटिंग होंगे। इंसुलेटिंग मतलब उनको ऊपर से, जैसे आपके घर में वायर होती है तो वायर में रबर चढ़ाया होता है ना बाहर से, अंदर तो करंट चल रहा है लेकिन बाहर आपने रबर चढ़ाया होता है, तो उसको हम इंसुलेशन कह देते हैं। इसी तरह इसमें भी आपने बाहर से इंसुलेटिंग मटेरियल लगाना है और वो सर्कुलर रिंग आपके होंगे, वो सोलिनॉइड की फॉर्म में होंगे। हेलिक्स पाथ, हेलिकल पाथ हम उसको कहते हैं। इसके अंदर आपका जो लेंथ रहती है स्प्रिंग की वो बहुत ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर में। डायमीटर का मतलब है कि उसके जो गोले गोले से होंगे छोटे छोटे साइज के होंगे, और लेंथ आपकी स्प्रिंग की बहुत बड़ी होगी, ठीक है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर इस तरह से देखें आप, इस तरह से इसकी शेप होगी, ऐसे ऐसे हेलिकल पाथ बना होगा स्प्रिंग का, ठीक है। ऐसे ऐसे आपका हेलिकल पाथ आगे की तरफ चल रहा है। तो इसके अंदर आपका करंट ऐसे, जब आप गोला लेते हो किसी चीज का, तो आप देखते हो यहां से ऊपर आ रहा होगा वो, ठीक है। तो ऊपर की तरफ आ रहा होगा सर्कल, तो उसके ऊपर करंट अगर आई आ रहा है तो रिंग्स आपके ऐसे बनेंगी। करंट आपका कहाँ आ रहा है, पेज से ऊपर की तरफ को। जैसे रिंग होता है ना, रिंग अगर आप शेप सोच लो, ऐसे होगी रिंग की शेप, तो यहाँ पे रिंग कहाँ आ रहा होगा, ऊपर की तरफ को, तो वहां पे आपके सर्कल ऐसे बनेंगे। यहां से रिंग अंदर की तरफ जा रहा है तो आपके सर्कल ऐसे ऐसे बनेंगे, ठीक है। एक बेंगल आप सोच सकते हो अपने दिमाग में, बेंगल को अपनी तरफ को रखना है, तो रिंग ऐसे बाहर की तरफ को होगा उसका, यहां से अंदर जाएगा और यहां से करंट बाहर आएगा। तो बाहर आने वाली साइड में आपका जो राइट हैंड थंब रूल है वो करंट ऐसे देगा। जब आपका करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा तो आपका रिंग्स ऐसे बनेंगे। सिमिलरली इसमें भी ऐसे बनेंगे, ये सारे रिंग्स बन रहे हैं। अब जो अंदर वाले रिंग है, जो अंदर वाली साइड को रिंग का शेप होगी, ये भी इधर है, ये भी इधर, ये देख लो आपकी सबकी डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो आपका करंट ऐसे चलेगा, ठीक है। ऐसी मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी उसकी, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस की शेप डायरेक्शन ये होगी इनकी वजह से। और जो बाहर की तरफ देख रहे हो, इसकी वजह से इधर है, इसकी वजह से भी इधर है, इसकी वजह से भी इधर है, और इसकी वजह से भी इधर है। तो इसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक लाइंस इस तरफ को जाएंगी। ये वाली साइड से करंट मैग्नेटिक लाइंस ऊपर जा रही हैं और ये वाली साइड से मैग्नेटिक लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो ये इस दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। इसी तरह ये इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा, इधर साइड नेबरिंग साइड एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगी, कैंसिल कर देंगी। अब इसमें आप अगर इसको एक और शेप डायग्राम देते हो, एक जनरल सा डायग्राम हमने इसका बनाया है, और उसके अंदर मैं एक एम्पीरियन लूप लेता हूँ PQRS। अब ये कैसे लिया आपने, PQ इनसाइड द मैग्नेट और RS आपने बाहर लेना है। बाकी ये आपके परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगे, RQB और SPB, ठीक है। अब इसमें एक बात और समझने वाली है, ये आपने बड़े अच्छे से समझना है कि हम क्या करते हैं, जो बाहर की तरफ ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कर लेते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं। अब क्यों करते हैं, जबकि यहाँ तो मैग्नेटिक लाइंस है और अंदर भी मैग्नेटिक लाइंस है। तो ये कहता है कि जो अंदर वाली मैग्नेटिक लाइंस है वो बहुत नजदीक नजदीक होंगी, यहाँ से बहुत नजदीक नजदीक होंगी, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस होगी वो काफी दूर दूर होंगी। तो जो नजदीक होंगी वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी और बाहर होंगी वो वीक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। अब दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ को है और ये वाली की डायरेक्शन इस तरफ को होगी, तो ये इसके इम्पैक्ट को क्या कर देगी, वीक कर देगी। और वीक करने की वजह से हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से समझना है। यहाँ पे लाइंस कैसी हैं, नजदीक हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यहाँ पे लाइंस दूर दूर होती हैं तो वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को ऑलमोस्ट जीरो कर देगी, वेनिश कर देगी। तो इस तरह से ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको भी आपने पढ़ लेना है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड बट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया आउटसाइड द सोलेनॉइड इज मच लेस कंपेयर टू द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। अंदर आपकी मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा हैं और बाहर आपकी मैग्नेटिक लाइंस पर यूनिट एरिया में कम होगी। हेंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड इज सो फीबल दैट इज कंसीडर्ड टू बी प्रैक्टिकली जीरो। फीबल मतलब बहुत वीक होंगी बाहर, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपने काट देना, मैंने आपको करवाया था, इसके बजाय आपने ये वाला लिखना है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मैं आपको भेज दूंगा फोटोस्टेट इसका, तो ये वाली लाइंस आपने काट देनी है, इसको मत लिखना। उसके बाद ये कहता है कि अगर हम मान लेते हैं पर यूनिट लेंथ में हमारे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो मैंने अगर इस लेंथ को L माना हुआ है, L माना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए इसमें, n इंटू L, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और I करंट इसमें से पास कर रहा है, तो ये हो गए नंबर ऑफ टर्न्स PQ लेंथ L में, कितने हो गए, n इंटू L। अब हम क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे PQRS की।
पी क्यू आर एस आपने देख लिया, ये आपके पास है पी क्यू आर एस, इसकी वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे आप। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये बन जाएगा पी क्यू आर एस क्लोज्ड पाथ बी डॉट डी एल। फिर मैंने क्या किया, इसको पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी में तोड़ दिया। ठीक है, यहां देखेंगे पी क्यू अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्यू आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आर एस अलॉन्ग द डायरेक्शन ही मानेंगे इसको, चाहे एंटी पैरेलल है, और एस पी आपका परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बेटा, बी और पी क्यू की डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर, तो आपका जो इंपैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का इसमें 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एस पी आपका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो इसका लाइन इंटीग्रल भी क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो ये देखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, ये आपका दो टर्म मैंने आपकी क्या ले ली, cos 90 cos 90 क्यों, परपेंडिकुलर है दोनों, तो ये क्या हो जाएंगे 0। और ये वाले टर्म मैंने R2S क्यों ले ली 0, क्योंकि ये आउटसाइड द सोलिनॉइड है, फीबल मैग्नेटिक फील्ड देगा जिसको हम ऑलमोस्ट क्या मानेंगे 0। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इस वजह से ये 0 हो गया। 2 पॉइंट पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लाइन आपकी कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो 0 हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास कौन बचेगा, सिर्फ P2Q, B डॉट डी एल। ठीक है, तो B डॉट डी एल सिर्फ PQ की वजह से ही आएगा, इसको B डी एल cos 0 आ जाएगा। B डी एल व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ, यहाँ पे लेंथ लेंगे हम PQ की, इंटीग्रेशन ऑफ PQ है, तो ये आपका कैपिटल L आ जाएगा। फिर आप क्या करते हो, एम्पियर्स लॉ को यूज करेंगे। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, अकेला होता तो हम इसको 1 ले लेते, लेकिन यहाँ पे NL टर्न्स हैं तो वो इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा B डॉट डी एल म्यू नॉट NL आई। तो यहाँ से B डॉट डी एल की वैल्यू BL है, यहाँ पे आपकी है म्यू नॉट NL आई, इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो B कितना आ जाएगा, म्यू नॉट NI। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड।